Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 26 ऑफ फरवरी 2021। तो गाइज आज है तारीख 26 फरवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। करना क्या है, आप लोगों को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करोगे वो एक चैनल पर ओपन हो जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना। वहां से आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में लगभग सभी न्यूज़पेपर कवर कर चुके हैं। बात करी जा रही है एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। वो कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? वो है मोतेरा क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करा गया है और ये स्टेडियम दुनिया का पूरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेडियम बोला जाता है इसको। तो आपसे अब डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, नाउ ये जो स्टेडियम है कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात के अंदर अहमदाबाद में ये स्टेडियम लोकेटेड है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस स्टेडियम की खास बात यह है कि यहाँ पर 1,10,000 स्पेक्टेटर जो दर्शक हैं वो एक साथ मैच को देख सकते हैं, यानी इतनी कैपेसिटी ये स्टेडियम रखता है। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये एक इशू भी बन चुका है आज के टाइम पर। वो इशू क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा है, हमारे पीएम के नाम पे रखा है। और पीएम तो हमारे आज के टाइम पर सिटिंग है, ठीक है, सिटिंग पॉलिटिशियन है, यानी कि अभी आज के टाइम पर हैं वो पॉलिटिशियन, तो उनके ऊपर नाम रखा जा रहा है। लेकिन हम लोग नाम किस चीज़ के ऊपर रखते थे? हमेशा हम लोग जो नाम रखने की हम लोगों ने जो शुरुआत करी है वो उन लोगों के ऊपर नाम रखते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और साथ ही साथ जिनकी डेथ हो गई है, तो उनको याद करने के लिए हम लोग उनके नाम के ऊपर चीज़ों का नाम रखते थे। लेकिन यहाँ पर तो ये हमारे सिटिंग पॉलिटिशियन है, तो इनके ऊपर यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। बात करी जा रही है ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे और भी बहुत सारे इंडियन स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा आपको कि जिसके ऊपर ऐसे लोगों का नाम रखा गया है जो कि आज के टाइम पर अलाइव हैं, जिंदा है। आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मुंबई का ब्रॉबॉन और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम, जहाँ पर आप देखोगे ये उनके नाम पे रखा गया है जो कि आज के टाइम पर अलाइव हैं, वो जिंदा हैं। उसके बाद ऐसा ही केस बिल्कुल आप देखोगे नवी मुंबई में एक है दीवाई पटेल स्टेडियम, और उसके बाद बेंगलुरु एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। तो इस तरीके के जो नाम है ये सब उन उन लोगों के ऊपर नाम रखा जा रहा है जो कि आज के टाइम पर जिंदा हैं। लेकिन हम लोग कैसे नाम रखते हैं? हम लोगों ने ये स्टार्ट क्यों किया था नाम रखना? ताकि हम जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है उनको हम लोग याद कर सकें। और अगर इसलिए जैसे हम लोग जो है ये स्टेडियम्स वगैरह या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उन सब का हम लोग नाम रखते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। यहाँ पर बात करी गई है एक 22 साल की लड़की है जिसका नाम है दिशा रावी। तो अब ये दिशा रावी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, सभी न्यूज़पेपर के अंदर इस आर्टिकल को भी कवर करा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो ये कॉन्स्पिरेसी क्या है? क्योंकि ये जो दिशा रावी है इसके साथ एक केस हुआ था। इन्होंने क्या करा था, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टूल किट को शेयर कर दिया था। अब ये टूल किट क्या होती है यार? टूल किट होता है एक डॉक्यूमेंट, और ये जो डॉक्यूमेंट शेयर करा गया था इनके द्वारा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट को रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो इसके द्वारा यहाँ पे जैसे शेयर किया गया वैसे ही जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अरेस्ट करा और जो है दिल्ली पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। फिर उसके बाद ये 5 दिन तक जो है पुलिस की कस्टडी में रही, फिर उसके बाद 3 दिन तक जुडिशल कस्टडी में रही। उसके बाद यहाँ पर फाइनली इनको बेल मिल चुकी है। अब बेल मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि अगर हम लोग को कोई सबूत मिलता है, आने वाले टाइम पे एक ठोस सबूत मिलता है या फिर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, तो अगेन जो है ये कार्रवाई चलेगी इनके ऊपर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इनको बेल कैसे मिली है? बेल मिली है सेक्शन, आप देख पाओगे, कॉन्स्पिरेसी इन्होंने कोई क्रिएट नहीं करी। बेसिकली जो कोर्ट है उनका ये कहना है कि भाई जो इन्होंने टूल किट शेयर किया है उससे कोई हार्म नहीं हुआ है, उससे किसी को इंजरी नहीं हुई है, तो इस वजह से इनको रिलीज करा जा रहा है, इनको बेल दी जा रही है। नाउ यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन 120A जो आईपीसी है हमारा इंडियन पिनल कोड, इसका सेक्शन 128 क्या बोलता है? ये डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, कि कोई भी यार कोई क्राइम आप कह सकते हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रहा है जो कि हमारे कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करता है। ठीक है, या फिर आप देखोगे ये जो सेक्शन 120 है ये तो डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, और सेक्शन 120 भी डिफाइन करता है कि अगर किसी ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी है तो उसको क्या सजा देनी चाहिए।
ये सेक्शन ये दोनों याद रखना, ये आईपीसी के सेक्शन है जो कि क्या क्या बातें करते हैं, आपको ये याद रखना है। नाउ यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है, ये हम दिशा रावी के ऊपर नहीं थोप सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट है कि भाई एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए ये क्राइम करने में, और ये क्राइम बेसिकली अगर एक बंदे ने करा है तो हम उसके ऊपर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसी वजह से इनको बेल दे दी गई है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का लॉ है, इसको हम लोगों ने 1913 के अंदर अपने आईपीसी सेक्शन के अंदर ऐड किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यहाँ पे आता है थर्ड आर्टिकल। ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। बात करी गई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल। तो जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया है हमारा यूनियन कैबिनेट। इससे क्या होगा, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर अपने बाकी सारे दुनिया के अंदर रीच कर सकते हैं अपनी दवाइयों के सेक्टर में। ठीक है, अगर हम बात करें, यूनियन कैबिनेट ने ये स्कीम को अप्रूव किया और ये स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब यहाँ पे पीएलआई स्कीम कौन सी होती है, आपने नाम बहुत सुना होगा। देखो इसका क्या मतलब है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि कोई भी कंपनी है, अगर कोई प्रोडक्शन कर रही है, मान लो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, तो कोई इस पर्टिकुलर दवाई का प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको सरकार क्या करेगी, एक इंसेंटिव देगी कि भाई एक इंसेंटिव देगी उसको, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी कि वो प्रोडक्शन अपना और ज़्यादा कर सके और क्वालिटी प्रोडक्शन कर सके, जिससे वो प्रोडक्शन है हम ऑल ओवर द वर्ल्ड को बढ़ा सकें, ऑल ओवर द वर्ल्ड को हम लोग ये प्रोडक्शन पहुंचा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये कहना है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जो ये स्कीम है ये अप्रूव करी गई। अब ये जो स्कीम है ये साल 2020-21 से लेकर साल 2028-29 तक ये वर्क करने वाली है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे क्या हो सकता है। भाई जो सेल है, फार्मास्यूटिकल की सेल है, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। 2,94,000 करोड़ तक की यहाँ पे होगी सेल। उसके बाद जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़कर 1,96,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा इस स्कीम की मदद से। यह आने वाले 6 सालों में होगा ये काम, अगर ये स्कीम सही से वर्क करती है तो। और इस स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट करने की बात करी गई है, 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पर देने की बात करी गई है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि वो लोग अच्छी तरीके से इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकें और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें और ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम लोग उन प्रोडक्ट्स को पहुँचाएँ। ठीक है, इस स्कीम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्कीम एक अम्ब्रेला स्कीम का पार्ट है। और अम्ब्रेला स्कीम वो कौन सी है, वो हमारी है डेवलपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब एक बहुत बड़ी स्कीम जिसके अंडर में ढेर सारी स्कीम्स आती हों। तो ये जो बेसिकली पीएलआई वाली स्कीम लेकर आई गई है वो इसके अंडर में आती है। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ये होगा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को हम लोग बढ़ा सकेंगे, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा सकेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे, जिससे कि एक हमारे पास और ज़्यादा सेक्टर जो है हमारा वो मजबूत हो जाएगा और हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम लोग एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे कितना इंसेंटिव दिया जा रहा है, 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जा रहा है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब ये जो गुड्स हैं इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये जो स्कीम है ये अलग अलग गुड्स को कवर करती है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के अंदर बांटा गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे आप छोटा सा आइडिया रख सकते हो कि 3 कैटेगरीज के अंदर जो है इसके वो बांटा गया है। ये स्कीम जो है अंडर दी 3 कैटेगरीज वर्क करने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यह है हमारा चौथा आर्टिकल। बात करी गई है एक और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। अभी हमने बात करा था वो था फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर काम करा जाएगा। नाउ यहाँ पर आईडी हार्डवेयर के ऊपर काम करा जाएगा। तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है ये लाई गई है आईटी हार्डवेयर के लिए, यानी कि जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, पीसीज वगैरह हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करेंगे। जो कंपनीज इनको मैन्युफैक्चर करती है उनके लिए यहाँ पे इंसेंटिव लाया जाएगा, जिससे कि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपनी इस चीज़ को लेकर ग्रो हो सकते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, तो जो यूनियन कैबिनेट है इसने अप्रूव करा है एक अनदर स्कीम को, एक और पीएलआई स्कीम है जो कि आईटी हार्डवेयर के लिए। इसमें क्या होगा, जो ये स्कीम है इसमें हम लोग आईटी हार्डवेयर को अट्रैक्ट करने वाले हैं। इस स्कीम में हम लोग जो इंसेंटिव है उसको 4% से 4% से लेकर हम लोग और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। देखो बोला क्या जा रहा है कि भाई इस स्कीम में हम लोग काफ़ी हद तक जो है इंसेंटिव उसको बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारी सेल बढ़ जाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाए, एक इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिले। नाउ ये जो स्कीम है एलिजिबल होगी कंपनीज के लिए लगभग 4 साल तक, ये भी बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो टारगेट है हमारा वो है एलिजिबल कंपनीज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये स्कीम है ये बेनिफिट करेगी किसे, 5 मेजर ग्लोबल प्लेयर्स को, साथ ही साथ 10 डोमेस्टिक चैंपियंस को हमारे आईटी हार्डवेयर सेक्टर में, जैसे कि लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी, सर्वर्स, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, जो इसमें कितना कॉस्ट दिया जा रहा है, हमने अभी देखा था फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आईटी हार्डवेयर सेक्टर है इसमें 7,350 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं 4 साल के लिए। और उसके बाद आप देख पाओगे इसके अंदर जो 7,325 करोड़ हैं ये अलग से रखे जा रहे हैं इंसेंटिव के तौर पे, साथ ही साथ इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो है 25 करोड़ रुपए के। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर प्लस आईटी हार्डवेयर सेक्टर के अंदर में ग्रो होंगे और इसके लिए स्कीम लाई गई है। नाउ ये आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बात करी गई है जापान के बारे में। तो जापान के अंदर आज के टाइम पर काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड करी है पिछले साल पे, तो वो क्यों करी है उसके पीछे का यहाँ पे रीज़न बताया गया, वो है एक लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन क्योंकि जापान के लोगों के पास प्रेशर भी बहुत होता है उनके ऊपर, तो कैसा होता है मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इस आर्टिकल का नाम दिया है खुदकुशी या फिर करोशी या हिकिकिमोरी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई यहाँ पर इन सब का मतलब क्या है, करोशी क्या होता है और हिकिकोमोरी क्या होता है। ना अगर हम बात करें, इस मंथ से पहले जो जापान है उसने एक मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस को अपॉइंट कर दिया है कि भाई कंट्री के अंदर जो है अचानक से क्या हुआ कि भाई डेथ रेट है, जो सुसाइडल रेट है वो इंक्रीज हो गया। भाई जो सुसाइड लोगों ने काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज सुसाइड ज़्यादा करी है, जिसकी वजह से इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला। जो यहाँ पे बताया गया जापान का सुसाइड रेट है वो बढ़कर, अगर हम 2020 में बात करें तो 20,919 लोगों ने सुसाइड करी है। ये एक नेशनल पॉलिसी एजेंसी का डेटा है। और जो मोस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो बिलीव ये करते हैं जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो जापान के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोनलीनेस की वजह से आई है। भाई अकेलापन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्या हर बंदा काम में लगा हुआ है। वर्किंग आवर्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे सबसे पहली बात तो एज देखें तो लगभग 20% जो लोग हैं जापान के अंदर वो 65 साल हैं, 65 साल से ज़्यादा के हैं, और बाकी जो हैं वो मिडिल एज के हैं। तो वहाँ पे अगर हम बात करें एजिंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई उनको कोई कंपनी नहीं दे पाता, ठीक है, क्या कौन उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस देखने को मिलता है और वो लोग सुसाइड भी करते हैं। नाउ इसमें ये बात करी गई जो कंट्री है, इसमें कंट्री में जापान के अंदर आप देखोगे जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो वर्क में स्पेंड कर देते हैं, लोग काम करते करते स्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख पाओगे इतना काम होता है वहाँ पे, इतना वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है कि भाई वो लोग अपने दोस्तों से अपनी हॉबीज़ वगैरह कुछ भी प्ले नहीं कर पाते और दोस्तों से नहीं मिल पाते, अपनी हॉबीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते। उसकी वजह से आप देख पाओगे ओवर वर्क की वजह से वहाँ पर डेथ भी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं करोशी। करोशी का मतलब डेथ हो जाना किसी का ओवर वर्क की वजह से, भाई इतना काम करा उसने कि उसकी डेथ हो गई। उसी तरह से यहाँ पे हिकिकोमोरी का मतलब यह है कि भाई आज के टाइम पर क्या है, जापान के अंदर आप ज़्यादातर लोगों को ऐसे देखोगे 1 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि वो अलग से चाहते हैं कि भाई वो किसी से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते पूरे दुनिया के साथ, जिन्हें हम लोग हर्मिट बोलते हैं, यानी कि आश्रम वगैरह, अपना आश्रम खोलने वाले। ठीक है, यानी बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं, सेल्फ आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। तो इस तरीके के लोग भी हैं और उसकी वजह से लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है और काफ़ी सारे लोग सुसाइड भी करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करें, अकेलापन है, बिल्कुल अकेले हैं, कोई बोलने वाला चालने वाला नहीं है, कुछ काम नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो एजिंग पॉपुलेशन है वो तो काम नहीं कर रही ना, और कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिनके ऊपर काम बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, वो दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, कुछ अपना फ्री नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो फिर इस तरीके से वो लोग सुसाइड वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये थे डेटा, बेसिकली यहाँ पे होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। तो आज थोड़ा सा हम लोग जो है फ्लो हमारा इतना अच्छा चला नहीं जैसा डेली बेसिस पे फ्लो चलता है, क्योंकि ये बज रहे हैं रात की अभी 2, तो 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर आज का फ्लो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लो कंटिन्यू रहेगा। अभी यहाँ पर हम लोग फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड होगा, उसको भी जाकर जरूर देखना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।